नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, निम्न सूची पर हमें विचार करना है। जो नीचे दिए गए सूची है उस पर हमें विचार करना है, जिसमें झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन सा जो है भिन्न होगा। पहला ऑप्शन में आपका झील, झरना, तालाब और पहाड़ी, तो इनमें कौन सा जो होगा दोस्तों भिन्न हो जाएगा, अलग होगा, तो वो हो जाएगा आपका पहाड़ी। पहाड़ी जो होगा आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है झील, झरना और तालाब ये पानी को स्टोर करते हैं, जबकि पहाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा है, केरल में लोग अधिकतर जो है किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तीसरा कहता है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली खाते हैं। और चौथे में कहा गया है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गुजरात में लोग जो है दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। जो गुजरात के लोग होते हैं वो अपने खाने में मीठा यानी कि मीठे का यूज़ जो है जरूर करते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा में कहा गया है, केरल में अधिकतर जो लोग होते हैं वो करी के साथ टैपियोका खाते हैं, यानी कि नारियल से बनी हुई चीज़ का यूज़ जो है खाने में जरूर करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, ए और बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपने पकवान वाले जो वीडियो बनाया है उसमें सारे जो है पकवान को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जो है उसे भी जा कर के देख सकते हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, नीचे दिए गए पक्षी की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी आंख मानवों की भांति उनके सामने की ओर होती है। पहला ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, दूसरा है वीवर पक्षी, तीसरा ऑप्शन कलचिड़ी और चौथा है आपका उल्लू। तो कौन सी ऐसी पक्षी की प्रजाति है दोस्तों जो मनुष्य के जैसे ही आंखों के सामने होती है, जैसे मनुष्य के आंख सामने होते हैं उसी तरह सामने होती है। तो अभी तक दोस्तों आपने इसका आंसर बता दिया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो वो हो जाएगा आपका उल्लू। उल्लू ही एक ऐसी प्रजाति है दोस्तों जिसकी आंख जो होती है मनुष्य के जैसे सामने की ओर होती है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका और चौथा है आपका अफगानिस्तान। तो मिर्च जो मसाला है दोस्तों उसको हमारे देश में व्यापारी कहाँ से लेकर आए थे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला कहता है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। दूसरा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तीसरा में कहा गया है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है। और चौथा है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो हाथियों के बारे में भी दोस्तों हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, बहुत छोटा सा, जिसमें हाथियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाथियों के विषय में कौन सा सही हो जाएगा, वो होगा आपका हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे हम झुंड कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और क्या होगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और बी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका गणित से रिलेटेड दिया गया है। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन
सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल यानी कि हमें एवरेज स्पीड जो है निकालने के लिए पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस जो है सूरत से नागरकोइल जाने के लिए तैयार हुई है ना। तो 29 जो सितंबर है 20:45 को वो ट्रेन जो है चली है ना 29 सितंबर को। और कब पहुंची वो पहुंची आपकी 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 को पहुंच गई। यानी कि जो है 29 सितंबर से चली है 20:45 से, तो कितने घंटे का समय लिया यहाँ से? तो 3 घंटा हो गया आपका और 15 मिनट यहाँ से आपका बच जाएगा है ना। 15 मिनट बचा होगा यहाँ से जाने के लिए, 24 घंटे पूरे होने के लिए है ना। और उसके बाद जो है आपका 29 सितंबर के बाद क्या आ जाएगा? 30 सितंबर आएगा है ना। 30 सितंबर आ जाएगा, 30 सितंबर आ जाएगा। 30 सितंबर में तो पूरा 24 घंटे लिया होगा है ना। और उसके बाद हमारा जो है डेस्टिनेशन कब हुआ, कब पहुंच गई वो? तो वो पहुंच गई 1 अक्टूबर 12:45 को। तो 1 अक्टूबर को पहुंची 12:45 बजे पहुंच गई। तो यहाँ पे दोस्तों ये कितने घंटे हो जाएंगे हमारे? ये 3 घंटा और ये 24 घंटा है ना। 3 घंटा 24 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये आपका 27 घंटा और ये हो गया 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 घंटा है ना। 39 घंटा और ये 15 मिनट और 45 मिनट को जोड़ दिया जाए तो 15 और 45 कितना हो जाएगा आपका? 1 घंटा 60 मिनट हो गया है ना। यानी कि 1 घंटा, तो ये हो गया आपका 39 प्लस 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 घंटा। यानी कि हमारा जो टोटल समय लगा, टोटल जो हमारा टाइम लगा वो कितना लगा? वो लगा हमारा 40 घंटा है ना। 40 घंटा। और हम एवरेज स्पीड जानते हैं दोस्तों, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2200 किलोमीटर है। और हमारा समय कितना निकला है? 40 घंटा, टोटल टाइम 40 घंटा। तो इसी को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में 20 और 5 बार में 20, यानी कि 55 जो होगा किलोमीटर प्रति आवर जो होगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? यानी कि जो मसाले हैं दोस्तों वो कौन से राज्य में जो है उगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। तो काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची ये कहाँ उगाई जाती है दोस्तों? तो ये सभी मसाले जो है आपके केरल में उगाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नेपोन्थिस के विषय में जो घटपर्णी होते हैं दोस्तों के विषय में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दूसरा कहता है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। तीसरा ऑप्शन है यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है। और चौथे में कहा गया है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसकी मुंह पत्ती से ढकी होती है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। और हमें सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो जो घटपर्णी कलश पादप होते हैं उनके बारे में सही कौन कौन सा होगा दोस्तों उसे हमें बताना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका यह पौधे कीड़े मकोड़े और मेढकों को या मेढक चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये तो सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। और क्या सही होगा दोस्तों? यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और चौथा में कहा गया है इसका आकार घड़े जैसा होता है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? घड़े जैसा होता है और जिसके मुंह जो होती है पत्ती से ढका होता है और कीड़े मकोड़े जैसे ही उस पर पहुंचते हैं उसे वो फंसा करके खा लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए, सी और डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और बी ऑप्शन में कहा गया है कि हमारे देश में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों हमारे देश में भी ये कलश पादप पाया जाता है। आप जो है दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि किस राज्य में जो है
ये घटपर्णी नेपथेंजिस जो पौधा है ये पाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो अबू धाबी में कौन सी मुद्रा यानी कि कौन सी करेंसी जो है चलती है? पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा ऑप्शन है दिरहम, तीसरा है रुपया और चौथा है टका। तो अबू धाबी में कौन सा जो है करेंसी यूज किया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका दिरहम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दिरहम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए किस रोग से प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो कौन सा ऐसा रोग है दोस्तों जिसमें डॉक्टर जो है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी को खाने की सलाह देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा एनीमिया, है ना। एनीमिया जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह हमारे देश का भाग है, दूसरा कहता है इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, तीसरा कहता है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी, और चौथे में कहा गया है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। सही कथन का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो कौन कौन सा जो होगा यहाँ पे सही होगा उसे हमें बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है, ये तो आपका सही हो जाएगा। और क्या सही होगा? बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी, ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी कि बी और सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है, और अंत में वह अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा बतानी है। यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका घर जो है कहाँ है? एक्स पर स्थित है ना। हमारा घर जो है यहाँ पे एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है ना। वाई पर स्थित है, वाई कहीं होगा दोस्तों, वाई जो होगा अभी हम इसे प्लॉट नहीं करते। तो अब देखते हैं, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। तो एक्स से निकला होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स पर घर है तो एक्स से चला होगा वो ए पर जाएगा, है ना। ए पर जाएगा, कितना डिस्टेंस लिया यहाँ से? वो 500 मीटर, है ना। 500 मीटर का डिस्टेंस लेता है। फिर वह बी पर जाता है। फिर वह कहाँ जाएगा? बी पर जाएगा। तो बी पर चले गया, और बी पर जाने के लिए कितना लेता है वो डिस्टेंस? तो 400 मीटर की दूरी पर, है ना। ए से 400 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद फिर वह सी पर जाता है ना। सी पर जाएगा, तो सी पर चले जाते हैं। सी पर जाने पर वह कितना 90 मीटर जाता है। 90 मीटर पश्चिम पर चले गया। अब वो क्या जाएगा दोस्तों? तो अब वो जाएगा, अब वह अस्पताल वाई पर पहुंच जाता है ना। अस्पताल यहाँ पे वाई पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया होगा वो? तो वो लिया है 80 मीटर, है ना। 80 मीटर आपका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब हमें अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बतानी है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ से हमें इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो एक्स से वाई की जो दिशा है वो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे डायरेक्शन जो ऊपर में होता है आपका नॉर्थ, ये साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, है ना। तो हमें यहाँ पे
अस्पताल के सापेक्ष घर की हमें दिशा जो है बतानी है। तो क्या हो जाएगी दिशा जो होगी दोस्तों, ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर और पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम जो होगा हमारा यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर पश्चिम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। रेगिस्तान जो ओक है उसके बारे में जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसकी जड़ें उथली होती है। तीसरा कहता है यह अपने तने में जल संरक्षित रखता है। चौथा कहता है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो ओक वृक्ष के बारे में दोस्तों जो सही नहीं है उसको हमें बताना है। तो कौन सा जो होगा दोस्तों ये इसमें सही नहीं हो जाएगा, तो वो होगा इसकी जड़ें जो होती है उथली होती है, यही जो होगा आपका सही नहीं है। क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती है बहुत गहरी होती है, जब तक कि उसे पानी नहीं मिल जाता तब तक वो उसकी जड़ें जो है अंदर जाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुडुक है एक लैंग्वेज है, तो कहाँ की लोगों की भाषा है। पहला ऑप्शन है आपका मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा है आपका झारखंड। तो कुडुक जो है दोस्तों कहाँ की भाषा है, तो कुडुक जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका झारखंड की भाषा, है ना। तो कुडुक के लोग, कुडुक जो होती है झारखंड के लोगों की भाषा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य है उसको हमें बताना है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये तीनों राज्य जो होते हैं गुजरात के निकटवर्ती है, उसके नियरेस्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा कहता है बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना और चौथा है बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो कौन सा होगा दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होगा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा दोस्तों आपका पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यही जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कक्षा 5 की पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न है आपका बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी कहता है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है और चौथा कहता है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा जो होगा यहाँ पे सही होगा उसे हमें बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, ये आपका सही हो जाएगा। और क्या सही होगा दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ए और बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या है उसमें जो आपके जो कैरिकुलम है उसका जो उप प्रकरण है उसके बारे में हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा है हम चीजें कैसे बनाते हैं, तीसरा है आवास और चौथा है आपका जानवर और पौधे। तो कौन सा जो होगा दोस्तों उप प्रकरण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका जानवर और पौधे, यहाँ पे आपका उप प्रकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना, ये सोखना टाइप हो गया दोस्तों, सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है
किस्से और कहानियों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तीसरा है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्न को पूछकर। और चौथा है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर। तो पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों सार्थक रूप से सीखना जो होगा कौन नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा थोड़ा तबीयत खराब है, तो आप जो है दोस्तों इग्नोर करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। क्योंकि अभी हमारी जो वॉइस है दोस्तों अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ी गड़गड़ाहट है गले में, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। आप अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है। जो पर्यावरण के सीखने के सिद्धांत पर जो आधारित है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात, और चौथा है वैश्विक से सामान्य। तो सीखने के सिद्धांत में पर्यावरण पर जो आधारित है दोस्तों उसे हमें बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का जो गुण नहीं होगा उसे हमें बताना है। यह एक विषय क्षेत्र है, दूसरा यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, तीसरा यह बाल केंद्रित है, और चौथा है यह संदर्भित है। तो कौन सा है दोस्तों जो पर्यावरण का गुण नहीं होगा, पर्यावरण अध्ययन का गुण जो है नहीं होगा उसे हमें बताना है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, वो हो जाएगा यह एक विषय क्षेत्र है। यही जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भोजन किस प्रकार से खराब होता है। इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से इस प्रकार प्रक्रिया में आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अवलोकन एवं सूचना दर्ज करना, दूसरा है विश्लेषण करना, तीसरा है प्रयोग करना, और चौथा है स्मरण करना। तो कौन सा जो होगा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, स्मरण करना जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। जो रचना के लिए जो होगा दोस्तों प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा बच्चों के सिखाने में, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वास्तविक जीवन की घटनाएं, दूसरा है समुदाय सदस्य, तीसरा है कक्षा की चार दीवारी, और चौथा है बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा, तो वो कौन कौन सा होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वास्तविक जीवन की घटनाएं, और क्या होगा दोस्तों, और हो जाएगा आपका समुदाय सदस्य, और क्या होगा, और हो जाएगा आपका बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। ये तीनों जो होंगे दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारत के एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। पहला ऑप्शन कहता है मानचित्र और चित्र, दूसरा ऑप्शन है आपका व्याख्यान और चर्चा, तीसरा कहता है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, और चौथे में कहा गया है बच्चों को नारे लिखने के लिए कहना। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, तो वो होगा दोस्तों आपका मानचित्र और चित्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा सर्वे के संचालन उपरांत पर चर्चा करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और होगा बच्चों को नारे लिखने के लिए कहना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका ACD ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। बच्चों की जो सीखने की प्रगति वर्णन है वो किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है मौखिक तकनीकी पर, दूसरा है प्रोजेक्ट तकनीक पर, तीसरा ऑप्शन अवलोकन तकनीक, और चौथा है आपका अधि अधि अधिसन्यास
अधिन्यास तकनीकी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। जो सीसीई है दोस्तों, उसके अनुसार जो पर्यावरण में आकलन के लिए संबंधित है उसे हमें बताना है, जो स्व आकलन के लिए है ना। पहला कहता है सीखने के समान आकलन, दूसरा है आपका सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने का आकलन और चौथा है सीखने के अंदर आकलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका सीखने के समान आकलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख, दूसरा है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, तीसरा सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, और चौथे में कहा गया है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। तो कौन सा जो होगा दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, बच्चे जो है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका ए, बी और डी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दा जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान का आयोजन करके, तीसरा है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका प्रदर्शनी का आयोजन करके बच्चों में लिंग भेदभाव को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। जो बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बंद उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा है आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा है विस्तारित प्रश्न, और चौथा है सृजनात्मक प्रश्न। तो कौन सा जो होगा दोस्तों बच्चों के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा आकलन के लिए, तो वो हो जाएगा आपका बंद उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। पहला है आपका स्मरण करना, दूसरा है सहयोग, तीसरा है आपका पेपर पेंसिल परीक्षण, और चौथा है आपका पाठ्य पुस्तकें। तो कौन जा होगा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होगा, तो वो होगा आपका सहयोग, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीटेट में पूछे गए पर्यावरण की प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अभी हमें तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, इसी कारण हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। जैसे ही दोस्तों हमें हमारी तबीयत में सुधार होगा हम आपके लिए सारी वीडियो जो है अवेलेबल कराते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।